हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। यस फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो कर रहे हैं वो खास रिक्वेस्ट की गई थी कि भाई इंडिपेंडेंस डे के दिन जरूर करना। तो देखो भाई, हम आ गए हैं और इंडिपेंडेंस डे के दिन ही कर रहे हैं ये वीडियो। तो वीडियो का टाइटल है सियाचिन पर कब्जा, ऑपरेशन मेघदूत तथा ऑपरेशन राजीव, सियाचिन हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप सबको वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यस, जो हम हमेशा बोलते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम उनको लगाएं। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का ये वीडियो। जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे सियाचिन को वापस पाकिस्तान से छुड़ाने के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, कैसे हम लोग ने ऑपरेशन राजीव को अंजाम दिया और पाकिस्तान ने जो कब्जा कर लिया था कायद पोस्ट, उसे कैसे हम लोगों ने वापस लेके उसे बाना पोस्ट में बदल दिया। तो इस वीडियो में हम भारतीय सेना के उस गौरव गाथा की चर्चा करेंगे जिसकी पूरी दुनिया कायल है, क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान जहां पर -55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, वहां पर भारतीय सेना दुश्मन का मुकाबला की। ये बड़ी बात नहीं है कि उन्हें हराया, बड़ी बात यह है कि उन कपड़ों में हराया जिन कपड़ों में यदि आप उन सियाचिन ग्लेशियर पे चले जाएंगे तो आपको ठंड से आपका शरीर जम जाएगा, काला पड़ जाएगा और काट के निकालना पड़ेगा। और वैसे कपड़े जो वहां लड़ने के लिए उपयुक्त नहीं थे, बावजूद अपनी हिम्मत के दम पर कैसे भारतीय सेना ऑपरेशन मेघदूत करके सियाचिन ग्लेशियर को जीत कर लाई। देखिए, आपके मन में आता होगा सियाचिन कितना बड़ा है। तो सियाचिन देखिए बहुत बड़ा एरिया, ये कई पहाड़ों का एक समूह है। ये जितने भी पहाड़ है ना, सब के सब पहाड़ बर्फ से ढके हैं। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इधर है आपका पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और ये जो एरिया है ये है अक्साई चीन। अगर ये बीच का सियाचिन नहीं रहता तो हमारे ये जो दोनों दुश्मन है उनमें डायरेक्ट कनेक्शन हो जाता। तो इन दोनों के कनेक्शन को रोकने का काम कौन करता है? हम लोग के बीच में सियाचिन। लेकिन जो कराची समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1949 में, उसमें जो बॉर्डर डिसाइड किया गया था उसमें सियाचिन का जिक्र नहीं था। तो पाकिस्तान इसका फायदा उठाना चालू किया 1977 और 78 में। वो यूरोप के लोगों को कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और सियाचिन के पहाड़ियों पे चढ़ के देखिए, आप लोग को पहाड़ पे चढ़ने का बहुत शौक है। वो ये जानना चाहता था कि अगर ये यहाँ से यूरोपीय आएंगे और परमिशन हमसे लेंगे तो ये एक तरह का कानूनी कागजात हो जाएगा कि भाई परमिशन हम दिए तो एरिया मेरा है। तो इसकी खबर भारत सरकार को 1978 में लगी। तभी से भारत यहाँ पर सोच लिया कि भैया इस एरिया को खोना नहीं है, क्योंकि इधर से हमारा अक्साई चीन चाइना ले लिया और ये पीओके है। क्योंकि जब हम फ्यूचर में, हम आज नहीं तो कल इस पे धावा बोलेंगे, तो ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस समय निभाएगा। तो भारत सरकार इसके लिए मूड बना ली थी। तब भारत ने यहां से अपने सैनिकों को सियाचिन की ओर भेजना चालू किया। लेकिन दिक्कत यह था कि सियाचिन में टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और यहां पर देखिए, यहां -55 लिखे हैं और यहां पर 35 फीट स्नोफॉल होता है। सोचिए, हमारी हाइट 5 फीट 6 इंच है और वहां बर्फ गिरता है 35 फीट, यानी हमसे 7 गुना ज्यादा बर्फ गिर जाता है। यानी अगर हम किसी एक जगह पे रात भर खड़े हो जाए ना तो 35 फीट बर्फ से नीचे धंस जाएंगे। इतना खतरनाक कंडीशन हो जाता है। और वो 6 किलोमीटर यानी 6000 मीटर ऊंचा है। 6 किलोमीटर सीधे चलना, आपको कितना पहाड़ हो जाएगा। सोचिए, अगर पहाड़ पर ऊंचा 6 किलोमीटर चढ़ना पड़ेगा तो कितना टफ कंडीशन होगा। और वहां पर इस एरिया को, और ये छोटा मोटा एरिया नहीं है, इतना बड़ा एरिया है, 75 किलोमीटर का एरिया है। इतने लंबे एरिया को एक्वायर करना था। यहां दुश्मन से खतरा कम था और प्रकृति से ज्यादा खतरा था। वहां इतना खतरनाक स्थिति हो गया था कि 3 फौजियों को भेजा जाता था तो उनका कमांडर ये कहता था कि तुम में से कोई एक है जो जिंदा बच के नहीं आएगा, क्योंकि वहां एवरेज रेशियो मरने का यही था। सियाचिन पर कब्जा करना इतना भीषण था कि यहाँ बर्फ इतना भयानक पड़ते हैं और ढलान जो है पहाड़ों का वो एकदम सीधा ढलान है। सीधा ढलान होने की वजह से वहाँ प्राकृतिक चुनौतियों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है और स्नोफॉल 35 फीट तक होता है, यानी 35 फीट तक बर्फ जम जाता है। इतना भयानक यहाँ पे जो स्नोफॉल की घटना होती है इस ऊंचाई पर। यहाँ पर ऑपरेशन मेघदूत को अंजाम दिया गया था, इतनी ज़्यादा हाइट पर। आप देखेंगे इस दुर्गम में चोटियों पर जाकर भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत को सफल बनाया था।
इन चोटियों पर कब्जा करना जरूरी भी था क्योंकि ये हाइट पर है। इस हाइट का फायदा इंडियन आर्मी को आगे जाकर मिलने वाला था, इसीलिए इसके इंपॉर्टेंस को समझते हुए इसे कब्जा किया गया था। वहां ठंड से इतना भयानक स्थिति था कि पल्मोनरी ऑडिमा नामक एक रोग हो जाता था और फेफड़े सूख के उसमें पानी भर जाते थे, इतना ठंड हो जाता था यहाँ सियाचिन में। इतनी भयानक स्थिति हो गई, तब भारत सरकार ने ये डिसाइड किया, भारतीय सेना ने, कि नहीं अब हमको यहाँ युद्ध करना ही पड़ेगा वरना ये हाथ से निकल गया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए थे? कपड़े चाहिए थे, क्योंकि ये एक दो पहाड़ी नहीं था। आप ये देखिए, ये ट्रायंगुलर शेप जो है ना, ये हम सियाचिन बना दिए। इस सियाचिन में यहाँ पर है आपका काराकोरम, ये चाइना से रास्ता दे देता है, और ये पीओके है। तो ये एरिया हम यहाँ पे काराकोरम बना दिए, ये पूरा एरिया सियाचिन है। इसका सबसे निचला एरिया NJ 9842 कहलाता है। इसके आगे एक और पहाड़ी पड़ता है जो ग्लेशियर है, उसका नाम है ग्योंगला। ला का अर्थ होता है दर्रा, पहाड़ों के बीच का रास्ता। उसके आगे जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है बिलाफोंडला। ये बिलाफोंडला पे अगर कब्जा हो गया तो बिलाफोंडला काफी हाइट पर है, और यहीं पर है आपका साल्टोरो रेंज नामक पहाड़ी। अगर बिलाफोंडला पे कब्जा हो गया और साल्टोरो रेंज पे कब्जा हो गया तो साल्टोरो रेंज यहाँ की सबसे हाइट पर है, इससे हम पूरे सियाचिन पे नजर रख सकते थे। तो भारतीय सेना बिलाफोंडला, ग्योंगला और साल्टोरो रेंज पे कब्जा करना चाहती थी, और आगे जाकर सियाला पे, क्योंकि अगर सियाला पर कब्जा हो जाता तो वहां से इंदिरा कॉल यानी सबसे ऊपरी बिंदु पर कब्जा करना बहुत मुश्किल नहीं था। आपको आज भी याद होगा कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, तो आप इंदिरा कॉल कहते हैं कि नहीं? तो उसको हम लोग कब्जा करके लाए थे, पाकिस्तान उस पर नाजायज अपना अधिकार बता रहा था। इस पर कब्जा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी था कि हमको उतने ठंड पर लड़ने के लिए कपड़े चाहिए थे, उतने ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के लिए पैराशूट की रस्सियां होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं जो भारत में नहीं बनते हैं, यूरोप में बनते हैं, वहां से लाना था। तो भारतीय सेना ने डिसाइड किया कि हमको 1984 में युद्ध करना है गर्मियों के दिन में, लेकिन वहां पर हमको लड़ने के लिए ये इक्विपमेंट चाहिए थे, तो हमें खरीदने के लिए वो इक्विपमेंट यूरोप जाना था। अब चूंकि भारत में वो इक्विपमेंट नहीं मिलते हैं, वो इक्विपमेंट हमको नॉर्वे से खरीद के लाना था। तो भारतीय सेना नॉर्वे गई ताकि उन इक्विपमेंटों को हम लोग क्या कर सके, खरीद के ला सके। जब ये नॉर्वे पहुंचे तो उन लोग नॉर्वे के जो ये फैक्ट्री वाले थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम आपको दूसरी फैक्ट्री का नाम बता देते हैं, आप वहां से खरीद लीजिए। तो भारतीय सेना कही कि आप रेट बताइए ना, पैसे का टेंशन मत लीजिए। तो कहा कि पैसे का टेंशन नहीं है, हम आपको 2 साल तक ऐसे कपड़े और ये तरह के इक्विपमेंट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इतना ना ऑर्डर आ चुका है कि हम उसी को पूरा नहीं कर पाएंगे, और हमको हर हाल में इसी साल उस ऑर्डर को पूरा करना है। तो भारतीय सेना ने कहा कि चलो भाई हम दूसरी कंपनी से ले लेते हैं, कहीं से भी खरीदना है। तब तक उसी बीच भारतीय सैनिक को दिमाग में आया, पूछते हैं कि खरीद कौन रहा है। तो उनसे पूछा कि आप ये इतना ज्यादा ऑर्डर किसके लिए ले हैं? तो कहा कि पाकिस्तान का ऑर्डर है। भारतीय सेना एकदम शक रह गई कि बाप रे बाप, हम अभी मोलाई करने आए हैं, उसे जुड़ा ऑर्डर देके बैठल है, हम लोग से तो आगे निकला है। और यहाँ जो पहले पहुंचेगा जीत उसी की होगी, क्योंकि इतना हाइट पर ये एक एरिया है कि अगर एक तो कपड़े उनके पास है, आप कपड़े हो जाने की वजह से उनके ऊपर सबसे बड़ा खतरा जो प्रकृति का था वो तो टल जाता। अब क्या होता, अब भारतीय सेना के पास कपड़े ही नहीं थे, अब वो वहां चढ़ जाते। सियाचिन में स्नोफॉल की वजह से देखिए ये हालात हो जाते हैं। फौजी जो होते हैं ना, आधा धंस जाते हैं, सब इतना इतना धंस के वहां ड्यूटी करते हैं बर्फ के बीच में। और भारतीय सैनिक के पास उस वक्त कपड़े नहीं थे जो इस ठंड को रोक सके। अब भारत के सामने 2 रास्ते थे, अभी मरो या 2 महीना बाद मरो, क्योंकि 2 महीने बाद उन लोग पूरा का पूरा कपड़ा सप्लाई कर देते पाकिस्तान को, और तब भारत के पास क्या करना पड़ता। तब उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था भारतीय सैनिकों। तब ब्रिगेडियर चन्ना और नरिंदर बुल कुमार नामक कर्नल ने कहा कि हम लोग इसी कपड़ों पर चढ़ाई कर देंगे, क्योंकि अगर देर करेंगे तो मरना फिक्स है। अभी क्या है कि अभी उनके पास भी पूरे कपड़ों की सप्लाई नहीं है और हमारे पास तो साफ नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले ही हम लोग हमला बोल देते हैं, वहां जो होगा देखा जाएगा। लेकिन इनको सबसे ज्यादा दिक्कत था कि लड़ाई जवानों से जीती जाती है, अपनी सैनिकों से जीती जाती है। सैनिकों को पता था कि इनके पास ऐसे कपड़े नहीं है जो ऐसे दुर्गम इलाकों पर जा सके और इतनी भीषण ठंड को रोक सके। तब इन अधिकारियों ने अपनी सैनिकों से कहा कि भारत मां के लिए आज तुम्हें बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कपड़े नहीं है लेकिन हमें युद्ध हर हाल में लड़ना पड़ेगा। क्या आप लड़ने के लिए तैयार हैं? भारत के जवानों ने एक सुर में बोला कि हम लड़ेंगे और हम इसी कपड़ों में जाएंगे, और आप चिंता मत कीजिए, हम वचन देते हैं हम जीत के आएंगे। और भारतीय सैनिकों का जब यह साहस देखा तो ब्रिगेडियर चन्ना एवं कर्नल नगेंद्र बुल ने तुरंत डिसीजन लिया कि भारतीय सेना को अब कहां पर भेज दिया जाए, सियाचिन ग्लेशियर पर। सियाचिन ग्लेशियर पर हम ज्यादा हथियार नहीं ले जा सकते
थे, इसलिए हम लोगों ने मोटार को लेके गए। मोटार एक छोटे आकार का तोप होता है, अपने साथ मोटार लेके गए, आरपीजी लेके गए। आरपीजी जो होता है ना, रॉकेट प्रोपेल जो होता है, ग्रेनेड लॉन्चर होता है आरपीजी, ये ग्रेनेड होता है, ये आरपीजी, ये इसको आप लोग रॉकेट लॉन्चर भी बोलते होंगे। और एचएमजी लेके चले गए, हैवी मशीन गन, ये अपने साथ लेके आगे बढ़ने लगे सियाचिन ग्लेशियर के लिए। लेकिन इन्हें ब्रिगेडियर चन्ना ने सख्त आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए उन पहाड़ों पर जाके आप लोग अपना रेडियो सिग्नल मत ऑन कीजिएगा, वरना जैसे आप रेडियो सिग्नल ऑन कीजिएगा वहां पर तुरंत इसकी खबर पाकिस्तानियों को लग जाएगी। लेकिन जैसे हमारी सैनिक ऊपर की ओर बढ़ने लगे तो हमारी सेना का जो रेडियो ऑपरेटर था उसे पल्मोनरी ऑडिमा हो गया, उसके फेफड़े में पानी भर गया, अब उसे वापस ले जाना जरूरी था। तो उसे ऐसे दुर्गम में पहाड़ियों पे जब चढ़ने के बाद उतारना था तो सैनिक उसे उतारने लगे। लेकिन इसी बीच एक और सैनिक की ठंड के कारण इतना ज्यादा उसका फेफड़ा में पानी भर गया कि उसकी वहीं पर मौत हो गई ठंड की वजह से। हमारा एक जवान वहां शहीद हो गया ठंड से, इतनी बुरी स्थिति थी वहां पर, और वहां पर आंधी तूफान भीषण आ गया। उसके पार्थिव शरीर को भारतीय सेना 2 दिन तक अपने साथ रखी थी, लेकिन कर क्या सकती थी, हमारी सेना का उसूल है कि हम एक भी जवान पीछे नहीं छोड़ेंगे। अब उन लोगों ने मजबूरी में रेडियो कांटेक्ट किया कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए, हम अपने सैनिक को इस तरह से ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पर। अरे खूब से खूब होगी, पाकिस्तानियों को खबर ना लगेगी, देखेंगे ससुरन में कितना दम है, लड़ाई होगी आमने सामने की। हेलीकॉप्टर भेजा जाए ताकि हम अपने इस सैनिक का पार्थिव शरीर उनके घर को पहुंचा सकें। भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर, चेतक हेलीकॉप्टर ने वहां पर सामान रसद को पहुंचाया, वहां से जितने भी एविक्यूएशन थे उन्हें वापस लेके गया। लेकिन इनकी जो भनक लग गई वो पाकिस्तानियों को लग गई थी, और भारत के इन हेलीकॉप्टरों ने वहां पर साजो सामान तो पहुंचा दिए थे, लेकिन वो कपड़े नहीं थे उनके पास जिनसे वो लड़ सके, और पाकिस्तानियों के पास वेल इक्विपमेंट यूरोप से आ चुके थे। और भारतीय सेना ने सबसे भयानक जो भूल किया था वो रेडियो ऑन करके। अब भारतीय सेना की पूरी लोकेशन पाकिस्तानियों को पता चल चुकी। इन हेलीकॉप्टरों की मदद से भारतीय सेना उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर एंटी एयरक्राफ्ट गन रख दी, ताकि अगर पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर इस एरिया में आते हैं तो उन्हें मारकर गिराया जा सकता है। और साथ ही बैकअप के लिए पीछे में हम लोगों ने तोप को तैयार रखा था कि अगर युद्ध का लेवल बड़ा होता है तो हमें तैयारी में कोई कोताही नहीं करनी है। ये हैवी रेंज आर्टिलरी जो थी ये बैकअप सपोर्ट के लिए थी, जबकि सियाचिन ग्लेशियर पर इसे तैनात किया गया था एंटी एयरक्राफ्ट गन को। ये छोटे गन होते हैं, इसे उतनी दूर पर हेलीकॉप्टर से पुल करके ले जाया जा सकता है, लेकिन ये हैवी आर्टिलरी को नहीं ले जाया जा सकता था। हालांकि इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी, इतना दम कहां था उन सब में जो लड़ सके भारतीयों से। ठंड में जब भारतीय सेना टेंट डाली थी तो वहां पर इन लोग को आराम करना बहुत जरूरी था। टेंट के अंदर ठंड थोड़ा कम लगती है, तो भारतीय सेना ने एक सैनिक को टेंट के बाहर रखा, बाकी सैनिक टेंट के अंदर रहते थे। एक सैनिक का काम बाहर था, वो हमेशा ड्यूटी करते रहता था, उसकी शिफ्ट चेंज होती रहती थी। लेकिन 13 अप्रैल को जब ये मिशन चालू हुआ था तो उसके 3-4 रोज बाद ऐसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, तब एक दिन ऐसा आया, ड्यूटी पर थे लांस नायक चंचल, उनको अचानक हलचल दिखाई दी पाकिस्तानियों के मूवमेंट की। पाकिस्तानी ना HMG मशीन लेके आए थे, हैवी मशीन गन। इस HMG गन से वो अंधाधुंध फायरिंग करने लगे और भारतीय सैनिक सोए हुए थे। यहां अगर 5 मिनट की देरी होती तो वो लोग सो रहे भारतीय सैनिकों को मौत के घाट उतार देते। यहां सबसे बहादुरी का काम किया था लांस नायक चंचल ने। उसने अपनी राइफल से इस भयानक मशीन गन का मुकाबला करते हुए सीधे रणभूमि में कूद गया और गोली मारना चालू किया। और जैसे गोली चालू किया तो इधर से भी फायरिंग हुई, उधर से भी फायरिंग हुई। इस फायरिंग की आवाज सुनकर भारतीय सैनिक उठ गए। तब तक यहां से लांस नायक चंचल ने ये HMG चला रहे पाकिस्तानी के ठीक हेडशॉट किया था। जैसे गोली मारा, यहां से चंचल ने गोली मारा और वहां से पाकिस्तानी गोली आके सीधा हेडशॉट किया लांस नायक चंचल को। लांस नायक चंचल की उंगलियां उसके बाद भी बंदूक पर थी और वह मरने के बाद भी गोली चलाता रहा था। इस साहस को देख के पाकिस्तानियों का दिल दहल गया। तब तक भारतीय सैनिक उठ चुकी थी। वो उठने के बाद नींद क्या चीज होता है, तुरंत धावा बोल दी और 5 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान के 26 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और ये वैसे सैनिक थे जिन्हें यूरोप से कपड़े दिए गए थे कि इन कपड़ों को पहन के आप लड़िएगा। भारतीय सैनिकों के पास तो एक ही चीज की कमी थी, इन कपड़ों की। इस ससुरा क्या करेगा सर,
उघारे कर दिया, लोग उसको ले जाओ ससुरा खोल कर। अब भारतीय सैनिकों के पास जो कपड़े की कमी थी वो कपड़ा तो अब हो ही गया। अब इधर जो पाकिस्तानी थे वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन पाकिस्तानी बेस कमांडरों को लगा कि जो वो 26 सैनिक भेजे हैं ना, वो लोग अब अपनी जगह पे पहुंच गए हैं, जबकि वो तो अपने जगह पे नहीं दूसरे जगह पे पहुंच गए थे। उनकी लाश को भारतीय सेना इज्जत से दफना दी और भारतीय सेना इनके ड्रेसों को पहन के अब रेडी थी। पाकिस्तानी फौजी जो थे बेवकूफ़ सब, उन लोगों ने जो रसद था, जो सामान थी या जो ड्रेस एक्स्ट्रा थे वो ले आके यहाँ गिरा दिया। उनको लगा कि ये जो पाकिस्तानी सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं, वहाँ ड्यूटी कर रहे थे भारतीय सैनिक। आज भी वहाँ जो ड्यूटी करते हैं ना भारतीय सैनिक को पाकिस्तान के पैसे से खरीदे हुए जो ड्रेस भेज दिए थे वही पहन के ड्यूटी करते हैं। सोचिए कितना बुरा लगता होगा पाकिस्तानियों को जब भारतीय सैनिक को जो वर्दी देखते होंगे सब, तो क्या सोचता होगा, ससुरा कहीं का हम खरीद के लाए थे, हमारा वर्दिया ले लिया यहाँ पे। ठीक किया सचुरा, तुमने औकात में रह के लड़ाई लड़ो ना, यही का मतलब हुआ कुछ कर देंगे। इस पहली कामयाबी के बाद भारतीय सैनिक का मनोबल अपने 7वें आसमान पर था और इन्हें अब किसी चीज की कमी नहीं थी। अब ये लगातार आगे बढ़ते रहे। ये ग्योंगला, बिलाफोडला, साल्टोरो रेंज, सियाला कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहे और बहुत ही जल्द देखते देखते भारतीय सेना ने पूरे सियाचिन को अपने कब्जे में ले लिया। ये बिलाफोडला है। अगर यहाँ पर आर्मी पहुँच जाती तो यहाँ से हम नुब्रा वैली, यहाँ जहाँ से नुब्रा नदी निकलती है, वहाँ के रास्तों को हम बंद कर सकते थे। इसलिए बिलाफोडला को कब्जा किया गया ताकि वहाँ से जो पाकिस्तानी एंट्री कर रहे थे उसको रोका जा सके। यहाँ देखेंगे ये जो बिलाफोडला है, यहाँ से जब नदियाँ, ये ग्लेशियर का बर्फ पिघलता है तो ये जाके मिल जाता है इस नुब्रा नदियों में। ये नुब्रा नदी है, यहाँ से बहती है और ला का अर्थ क्या होता है, पतला रास्ता। यहाँ से पतले रास्ते भी जाते हैं नुब्रा नदी के बगल से। बिलाफोडला के कब्जा के बाद अब आर्मी जो थी वो सियाला की ओर बढ़ रही थी। सियाला में पहाड़ियों की जो ढलान थी वो एकदम खड़ी थी, जहां पहुंचना काफी दुर्गम में था। आर्मी को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ था वो इस साल्टोरो रेंज को लेकर था, क्योंकि वहां की सबसे ऊंची पहाड़ी साल्टोरो रेंज है। साल्टोरो रेंज के पश्चिमी साइड में हम पाकिस्तान पर नज़र रख सकते थे और साल्टोरो रेंज के पूरब में हम इस साइड में चाइना पर नज़र रख सकते थे। तो उस समय इस पहाड़ी पर कब्जा करना सबसे ज़रूरी था और इसको कब्जा जब कर लिया गया तब तो पाकिस्तानियों की रीढ़ टूट गई, क्योंकि यह साल्टोरो रेंज से आप अगल बगल के किसी भी एरिया पर नज़र रख सकते हैं। अब आप सोचिए कि इस दुर्गम में पहाड़ी पर चढ़ना कितना मुश्किल होगा। यहाँ से नुब्रा वैली पर नज़र रख सकते हैं, उधर से जितनी भी घाटियाँ आ रही हैं वहाँ से हम लोग नज़र रख सकते थे। तो ये साल्टोरो रेंज को कब्जा किया गया। अब यहाँ से कोई भी मूवमेंट जो थी वो आराम से हमको दिख सकती थी। यहाँ पे देखेंगे कोई भी पहाड़ी रेंज है या किधर से भी देखेंगे। अब ये नुब्रा वैली है, इस एरिया से निकल जाएगी यहाँ पे और ये एरिया चला जाएगा पाकिस्तान की ओर। तो हम लोगों ने सबसे पहले साल्टोरो रेंज को कब्जा कर लिया। अब जब कब्जे में ले लिया तो नॉर्वे जो था पाकिस्तान फोन किया, महाराज कपड़वा बन गया आपका, ले जाइए कपड़ा। अब यहाँ पे अब बचा को ना, आप कपड़ा पहन के ईद में घूमिएगा अपने। कुमायूं रेजिमेंट के वीर जवानों ने और लद्दाख स्काउट के बहादुर सैनिकों के दम पर साधारण कपड़ों में भी अजय कहे जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर पर भारत का प्यारा तिरंगा लहरा दिया गया। ये जीत पूरी दुनिया देखी कि उन माहौल में, उन कठिन परिस्थितियों में कैसे भारत के महारणबांकरों ने सियाचिन ग्लेशियर को अपने कदमों के नीचे कर दिया था। आज भी वहां भारतीय तिरंगा शान से लहराता है। और 1984 के बाद 1987 में फिर पाकिस्तान ने भारत पे हमला किया और सियाचिन के एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया। उसका नाम रख दिया कायदे आजम। जब यह कब्जा किया तब भारतीय सेना का पंजाबी सिपाही सूबेदार बाना सिंह का खून खौल गया और उसने कहा कि आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए, मैं अकेले उसे जीत के ले जाऊंगा। और सूबेदार बाना सिंह ने उस पाकिस्तानी पोस्ट कायदे आजम पर अकेले युद्ध किया और अपनी कंपनी को लीड करता हुआ गया और पाकिस्तानियों को उनके बंकर में घुस कर मारा। उसके बहादुरी को देखकर भारत सरकार ने उस बंकर का नाम कायदे आजम से बदलकर उस बंकर का नाम बाना सिंह बंकर रख दिया। आज ये बाना सिंह बंकर, सियाचिन ग्लेशियर तो ऊंचा है, उसमें भी सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है और सबसे ऊंचा भारत का बंकर है। इसके बाद फिर पाकिस्तानी ने 1989 2 साल बाद फिर हमला किया, लेकिन क्या फर्क पड़ता है भाई, आप हमला करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तब से लेकर आज तक सियाचिन भारतीय सेना के नियंत्रण में है। इस प्रकार 1984 में जो भारतीय सेना ने अपना ऑपरेशन मेघदूत चलाया, उसके सामने पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन अबाबिल धूल चाट गया। उसके 3 साल बाद पाकिस्तान जब दोबारा आया 1987 में, तो ऑपरेशन राजीव चलाकर
फिर से उसे वापस खदेड़ा गया बाना सिंह के नेतृत्व में। आज भारतीय सैनिक वहां अदम्य साहस से ड्यूटी करते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विषम परिस्थिति में भी हमारी अर्थव्यवस्था चाहे अच्छी रहे चाहे लड़खड़ाती रहे, वहां प्रतिदिन का खर्च 1 करोड़ रुपए आता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार वहां पर लगभग 1000 सैनिकों की शहादत हो गई, किसी दुश्मन की गोली से नहीं बल्कि विकट मौसम की परिस्थिति से। वहां सैनिक बर्फ से दब जाते हैं, वहां सैनिकों को भाला से, बर्फ में ना भाला दबा दबा के खोदना पड़ता है। अगर भाला अंदर जा रहा है मतलब वहां बर्फ है, जहां रुक गया मतलब समझिए सैनिक है वहां पर, वहां ऐसे खींच के निकाला जाता है हमारे वीर सिपाहियों को। इन वीर सिपाहियों के साहस के बदौलत ही आज हम हिंदुस्तानी चैन की सांस लेते हैं। एक सैल्यूट इन भारत के वीर सिपाहियों को, धन्य है मां जो इसने सूरवीर को जन्म दिया। भारतीय सैनिक के इस अदम्य साहस एवं बहादुरी की गाथा सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान अपने करतूतों से बाज नहीं आया। वो 1999 में फिर इस सियाचिन को काटने के लिए करगिल में घुसपैठ कर दिया। करगिल की घटना क्या थी इस पर आप कहेंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। आई होप आपको ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन राजीव समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो कमाल का था, प्रेजेंटेशन जो थी बहुत ही अच्छी की है, और जिस तरह से डिफरेंट वे से दिखाया, इंग्रॉस रखा मुझे, और बोलने का तरीका भी बहुत अच्छा था। बीच में थोड़ा उस टाइप से हंसी मजाक टाइप का भी बोला, जिस टाइप से खुशी हो रही थी कि हाँ हम जीत गए, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरे को बेस्ट लगा जब वो स्क्रीन बड़ा करके और पूरा वो माउंटेन्स का 3D व्यू जब दिखता था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे एक्चुअल आपको दिख रहा है, फोटोज की जगह, जैसे लोग फोटोज डाल देते ना क्लिपिंग्स, उसकी जगह ये वे से दिखाना, ये डिफरेंट वे था। पर जो बताया उन्होंने वाकई, और फ्रेंड्स बिल्कुल सच है, ये वीडियो इंडिपेंडेंस डे में देखनी बनती थी। इसमें दिखाया कि हमारे जो सोल्जर्स हैं कितने ब्रेव हैं। कमाल की बात है, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि ऐसा हुआ था। सोचो कि इतनी ठंड में कपड़े ना होने के बावजूद हरा दिया उनको जिनके पास उसके पूरे गियर था। और सबसे मजेदार बात ये थी कि उनको पता ही नहीं कि वो उनके जो सोल्जर्स हैं वो है ही नहीं, और उन्होंने ऊपर से और यूनिफॉर्म्स या वो जो कपड़े सर्दियों के थे वो फेंक के छोड़ के चले गए। तो हमारी इंडियन आर्मी को फायदा हो गया। और सबसे अच्छी बात हो गई थी, वो आजकल भी वही कपड़े पहन के बैठते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो तुम्हारे वाले कपड़े पहने हुए हैं। तो बहुत अच्छा। पर डेफिनेटली ये सब मतलब हंसी खेल जो भी है वो तो एक तरफ है, जिस तरह से वीडियो बनाई है, पर नो डाउट हमारी इंडियन आर्मी के एक एक जवान इतना बहादुर है, उसी की वजह से हम लोग सेफ हैं। और ये जो एक उन्होंने बताया सियाचिन में जो हुआ, वो एक गवाही देता है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं उनको पता है कि जहां जा रहे हैं वहां मौत है, फिर भी उनके कदम डगमगाते नहीं। वो कहते हैं हम जाएंगे और जीत के आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस, इतना प्यार अपनी कंट्री से उन्हें, वाकई सैल्यूट है इनको। बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत मेहनत की उन्होंने वीडियो पे, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। पॉइंट ये था जो ग्राफिक्स से उन्होंने दिखाया है, चाहे कुछ भी हो, गूगल अर्थ यूज़ किया हो, जहाँ भी हो, रिजल्ट ये था कि आपको एक अंदाज़ा हो रहा था प्रॉब्लम का कि काफ़ी स्टीप हाइट है और स्नो है पूरी। हम तो माउंटेन्स पे रहते हैं तो हम तो वाकिफ़ हैं कि स्नो कितनी होती है। यहाँ पर भी जो है स्नो काफ़ी -13 फ़ारेनहाइट चली जाती है, जो -20 के करीब होगी शायद सेंटीग्रेड में। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि आप अगर एक कटोरे में पानी रखें और बाहर रखें तो थोड़े घंटे में आइए तो उसमें पूरा जमा होता है कटोरा। तो इतनी ठंड होती है, मगर यहाँ पे सिर्फ 1 महीने ठंड होती है, वहाँ पर 24 घंटे ऐसे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हर चीज़ वहाँ इतनी ज़बरदस्त ठंडी है। और बिल्कुल जो है बात कर रहे थे वो फ्रॉस्ट बाइट की बात कर रहे थे कि जब आपका हाथ ठंडा हो जाता है, काला पड़ जाता है, फिर नर्व्स डेड हो जाती हैं, फिर आपको काट के फेंकना पड़ता है। तो इसको ये तो नोन बात है कि जब काफ़ी समय तक एक्सपोज हो जाते हैं ठंड में तो सारी नर्व्स डेड हो जाती हैं और दिस इज़ लाइक अ पीस ऑफ वुड और समथिंग, इसको काट के फेंक दिया जाता है। तो वो सब सही है और काफ़ी इन्होंने अच्छे तरीके से बताया था कि ब्रेवरी के बारे में, कि जबकि आपके पास क्लोथ्स नहीं थे फिर भी आप जीते हैं, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और इतनी डिफ़िकल्टी में जीतना अमेजिंग है। इसका मतलब बहुत ही डेडिकेटेड आर्मी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग
जवान हैं, बहुत ही पावरफुल सोल्जर्स हैं जो कुछ भी वो अपनी जान दे के वो करना चाहते हैं। तो इतनी शक्ति है, ये बहुत ही अमेजिंग बात है कि सोल्जर्स ने सबने कहा कि हम जाएंगे, जीतेंगे। कुछ लोग मर भी गए मगर अल्टीमेटली जीते हैं। अब नेट रिज़ल्ट यही था कि उस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि इंडिया के पास इसका मतलब जो है इतना, मतलब इंडिया सोच नहीं सकता था कि एनिमी कि दूसरा जो कंट्री है वो इतनी बड़ी एनिमी हो सकती है। नॉर्मली इंसान जो होता है वो सोचता है कि ठीक है थोड़ी कॉन्फ्लिक्ट है भाई, इतना कोई कौन करेगा। अब ये देख के शॉक लगा होगा देश को कि दूसरा देश इतना बड़ा एनिमी है कि वो इतनी प्रिपरेशन कर चुका है कब्जा करने के लिए, ऊपर से वो बार बार अटैक कर रहा था। एक बार अटैक हो उसके बाद भी उन्होंने बताया जैसे 3-4 बारी और अटैक हुए, फिर कारगिल तक बात गई है। तो इतने बार 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 अटैक का मतलब है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया को 24 आवर्स अब मॉनिटर करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अब हो रहा होगा और 24 आवर्स के लिए बिल्कुल ही अवेक रहना पड़ेगा और जो इंटेलिजेंस है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। जब इंटेलिजेंस इम्प्रूव होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कब अटैक होने वाला है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो था और इस ब्रेवरी को देख के वाकई बहुत खुशी होती है। जैसे कह रहे हैं कि अभी सियाचिन में इंडिया का कंट्रोल है, इंडिया का फ्लैग लहरा रहा है। और अब तो आज की इंडिया और ये 1980s की बात करें, 1980s वर्सेस अब 2020 की इंडिया में बहुत फ़र्क आ चुका है। इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है। अगर आप जीडीपी देखें, इकॉनमी देखें, किसी भी चीज़ में देख लें, इंडिया जो है बहुत आगे निकल। करेंसी ही देख लीजिए, इंडियन करेंसी वर्सेस पाकिस्तान की करेंसी, तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। अब जो है डेफिनेटली ये आप पीछे देखते हैं तो आपको ब्रेवरी नज़र आती है कि इतनी ब्रेवली इन्होंने फ़ाइट किया था। तो बहुत अच्छा वीडियो था और मेरे ख्याल से यही सीख देता है कि आप अलर्ट रहिए, चौकन्ने रहिए 24 घंटे। और जिस तरीके से इंडिया और ग्रो करेगा और रीइंफोर्समेंट्स करिए जिससे कोई जवान दोबारा ना मरे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए। अब इसरो ने तो भेज ही दिए हैं सैटेलाइट जिससे आप क्लियर कट देख सकते हैं क्या मूवमेंट हो रही है। 24 घंटे इसरो के सैटेलाइट्स यही कर रहे हैं, पूरे बॉर्डर्स की सुरक्षा हो रही है। तो अगर अब कोई मूवमेंट होती है तो सैटेलाइट को पहले पता चल जाएगा और फिर वहाँ पे आसपास बेसिस से इतनी इक्विपमेंट होगी कि ड्रोन्स की फायर हो रही है या एयरफोर्स के इतने प्लेन्स हैं कि आपको इंसान करने के बदले सीधा एयरफोर्स जाके बॉम्ब करके आ रही है। तो काफ़ी अब टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, बहुत खुशी है। और इस पर अच्छी बात है कि इसरो ने जो अचीवमेंट किए हैं वो डेफिनेटली इंडिया को बहुत आगे लेके जाएंगी। तो बहुत ही बढ़िया वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर सजेस्टिंग इतना बढ़िया वीडियो। अब समझ में आ रहा है बार बार इतनी रिक्वेस्ट क्यों आ रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के, बहुत प्राउड फील हुआ है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।